नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं अब। सब कुछ वैसे ही है। 12 रेजिस्टेंस हैं जो पिछले लेक्चर में थे। तो फिर ट्यूब बनेगा। थोड़ा सा बड़ा बना लीजिएगा ताकि साफ पिक्चर बन पाए। ये हमारे पास तो करंट ये ए और बी, बस दो ही टर्मिनल मानते हैं। ए पर करंट सपोज आ रही है आई, और बी से जा रही है। तो अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है इस सर्किट। तो इक्विवेलेंट जो है, आप लोग गौर करिए, वो बदल रहा है अलग अलग पाथ चल। टर्मिनल हम बदल दे रहे हैं। तो अब मैं इनके नाम रख देता हूँ ए बी ए सी डी ई एफ जी एच, ऐसा कर लेते हैं। क्वेश्चन वही है, हर एक वायर का हर एक साइड जो है ट्यूब की, उसका रेजिस्टेंस स्मॉल आर मान लेते हैं या कैपिटल आर को जी मानो, क्या फर्क पड़ता है। इफ आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोई स्टूडेंट यही पढ़ेगा यही देखेगा लेक्चर, तो उसके लिए लिख रहा हूं मैं। रेजिस्टेंस ऑफ ईच वायर is R, then find the equivalent resistance between A and B. अच्छा, अब जरा देखिएगा, ए से बी तक एट तो ये वाला वायर है, तो इसमें तो करंट सीधे चली जाएगी। ए से बी तक वाला जो है सीधे है उसमें तो। दूसरा वायर हुआ कि ए से डी की तरफ आ जाएगी करंट कुछ, और तीसरा वायर है ए से एफ की ओर आ जाएगी। तो ए से एफ बी तक पहुंचना है, तो ए से एफ होते हुए जाएंगे तो 3 स्टेप में पहुंचेंगे बी तक। ए से बी तक वाया एफ पहुंचोगे तो कितने स्टेप में पहुंचोगे, देखो तो। हाँ सर, 3 स्टेप से पहुंच जाएंगे ना, मतलब शॉर्टेस्ट यही होगा। फिर एफ पे जो आ गए तो फिर अब शॉर्टेस्ट लंबा तो और भी है, लेकिन करंट को तो वो रास्ता ढूंढना है जहां से कम रेजिस्टेंस पड़े। यस सर। करंट ज्यादा रेजिस्टेंस वाले में क्यों जाएगी, तो इसलिए वो ए एफ हुआ है तो फिर ई से होते हुए बी पे जाएगी। और अगर डी पे आ गई तो वहां से भी सोचिए शॉर्टेस्ट। सर 3 स्टेप्स। तो अगर ऐसा हो रहा है तो फिर ये दोनों करंट तो बराबर आ जाने, तो यहाँ इसको I1 मान लो, यहाँ इसको I1 मान लो। क्योंकि ये बराबर, जब तीन ही स्टेप में एडी वाली करंट ने भी 3 स्टेप में पहुंचना है बी पे, और एएफ वाले ने भी, तो ये ठीक है या नहीं। हाँ सर। तो फिर ए बी के अलाउंट कितनी करंट मानी जाएगी फिर, आई माइनस। सर I-2 I1। हाँ जी, ये हो जाएगा। सेम डिस्ट्रीब्यूशन बी के हिसाब से सोचो अब, जैसे इधर से वैसे ही उधर से भी सोच लीजिए। तो बी पर 8B के अलाउंट तो ठीक ही लिखा है, डायरेक्टली लिखा है वो तो। सीबी के अलाउंट कितनी आनी चाहिए करंट फिर सी से,
इधर से कितनी आनी चाहिए? I1, वेरी गुड, I1। और ईबी के अलोंग I1, वो भी I1 आनी चाहिए। ये भी क्लियर है। hmm, अब यहां पर आ जाओ F पर। मतलब देखिए, आपको लैंग्वेज में क्या क्या लिखना पड़ेगा। आपको जब ए के बारे में लिखोगे तो आप ये बताओगे, लैंग्वेज में लिख के बताओगे कि एडी के अलाउंड अगर मैं I1 मानता हूं तो ए एफ के अलाउंड भी I1 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि तभी तीन तीन स्टेप में पहुंच रही है करंट, मतलब बराबर रेजिस्टेंस है तो बराबर करंट भी होगी। और ए बी के अलाउंड I-2 I1 कर दिया। अब फिर हम सिमेट्री के बी पर देखेंगे। बी पर भी वही होगा, उधर से आने वाली करंट आपने कर डाली। अब आप एफ पे आए। अब एफ में आप गौर करिए, एफ में करंट दो हिस्सों में बटेगी ना। यहाँ पर देखिए, ये एफ ई और एक एफ जी। जो एफ ई के अलाउंड है वो तो फटाफट चले जाएगी, लेकिन जो एफ जी के अलाउंड जाएगी उसका रास्ता लंबा होगा या नहीं? yes, sir. रास्ता लंबा होने से मतलब क्या हुआ? रेजिस्टेंस ज्यादा होना। रेजिस्टेंस हाँ ज्यादा सर, होगा तो करंट बराबर बटेगी या अलग अलग बटेगी? अब सर अलग अलग बटेगी। अलग अलग बटेगी। तो अगर मैं इसे I2 बोलूं तो ये I1 - I2 होगा फिर। यस सर। ठीक है। अच्छा, जो I2 है वो दो स्टेप में जा रही है। यही काम डी पर भी सोच लो भाई फिर। डी पर भी जो दो स्टेप में जा रही है उधर को शॉर्ट है, इसको I2 मान लो, और इधर को I1 - I2। क्लियर है इतना? अब जरा जी यस पर सर। सोचिए, जी पर। उधर ऊपर से I1 - I2, इधर से भी I1 - I2, दो दोनों तरफ से आ रही है तो जाएगी कहां को? जंक्शन लॉ लगाइए, 2 टाइम्स I1 - I2। क्लियर है या नहीं है, इतना सोचिए तो। हाँ सर क्लियर है। यहां तक क्लियर है। अब कहां पर रह गया? जहां पर डाउट हो रहा है जंक्शन लॉ लगाओ ना। आने वाली करंट इतनी, जाने वाली इतनी, अपने आप समझ में आ जाएगा। क्या मैं समझा पाया? क्या मैं दोबारा समझाना उचित रहेगा? सर आ गया समझ। अच्छा, ठीक है। अगर आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं आया है मैं दोबारा भी समझा सकता हूँ। आपको लैंग्वेज समझनी पड़ेगी कि अच्छा ऐसा ऐसा हो रहा था। तो अब फिर से आप लगा लो भाई। करंट इस बार तो कोई जीरो भी नहीं हो रहा है। अच्छा, ई से एच में करंट की डायरेक्शन आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए? ई से एच ही हो या एच से ई ही हो? थोड़ा सा सोचो तो। नहीं सोच पा रहे हो, कोई बात नहीं।
अच्छा सर यार इसे ये बताओ, I1 ज्यादा होगा कि I2 ज्यादा होगा? ए से एफ में कितनी करंट आ रही है? सर I1। और फिर एफ से ई में? सर I2 I1 ज्यादा होगा सर। I1 ज्यादा होगा। तो पॉइंट जंक्शन ई के बारे में सोचो, जो आ रही है I2 और जो जा रही है I1, मतलब आ कम रहा है, जा ज्यादा रहा है। तो जंक्शन कोई जनरेटर तो है नहीं जो खुद पैदा कर दे रहा है। तो क्या होना चाहिए EH में? करंट कहाँ को जानी चाहिए? सर H से E की तरफ। ऑब्वियस है, लेकिन अब जो बोला है वो लिखा भी तो जाना चाहिए। ये पॉइंट भी लिखोगे बाद में। लेक्चर को फिर सुन लेना अगर नहीं समझ में आया, वरना खुद सोचना कि यार I1 ज्यादा है, I2 कम है, आ कम रहा है, जा ज्यादा रहा है। कितना होना चाहिए? क्योंकि ई पर टोटल सम तो 0 होता है ना। किसी भी जंक्शन पे करंट का टोटल सम क्या होता है? सर 0। अगर मैं इसे एक्स करंट मान लूं, एच से ई की ओर, तो ये एक्स आ रही है और I2 भी आ रही है। ये इतना ही होना चाहिए जितना जा रही है I1। तो एक्स कितना हो जाएगा? I1 माइनस I2। यस सर। तो ये I1 माइनस I2 करंट इधर को आ रही होगी इसमें से। तो I1 माइनस I2 आई, इधर से I2 आ रही, तो I1 बचा, वो ऊपर को चले गई। अब कॉम्बिनेशन ई पर सही हुआ। हाँ सर। एच के बारे में सोचो, जंक्शन एच। एच में जी की तरफ से आ रही है 2I1 माइनस 2I2। उसमें से I1 माइनस I2 इधर को चलेगी, तो बची कितनी? जो बची वो एच सर से दूर चली जाएगी, फिर और कहाँ जाएगी? ये हो जाएगी बस। आप बताओ किस लूप में किरचॉफ लॉ लगाना है, लगा देते हैं जैसे में, कोई दिक्कत नहीं, सब में आ जाएगा। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन ही सबसे मेन चीज है बच्चों, वो आप कर नहीं पा रहे हो। मैं पूछता हूँ किरचॉफ लॉ पढ़ लिया? हाँ सब पढ़ लिया। अब कोई दिक्कत ही नहीं है, लगा देंगे हम सब। और ईमानदारी की बात यह है कि किरचॉफ तो मैंने भी नहीं लगाया अभी तक, उसके बिना ही डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। आप लोग जमीनी हकीकत से कितना दूर रहते हैं मैं ये देखता हूँ ना, और ये तब है जब मैंने पर्याप्त समय दिया किरचॉफ को, कि अब तक तो कर लिया होगा आपने। अभी भी मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ। मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। अब आप ए और बी के बीच चाहे कोई बैटरी जोड़ लें, कोई दिक्कत नहीं। पोटेंशियल डिफरेंस एट साइड बी, एट साइड जीरो मान लें। तो इसका आंसर जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का 7/12 R है। यह है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट का इस पर। तो इसे आप करेंगे पूरा आज, ठीक है। ये आसान सवालों में से मानता हूं मैं, क्योंकि ट्यूब के 3 सवाल हैं और तीनों में पहला डायगोनली अपोजिट था, फिर फेस वाइज अपोजिट था। अब एक ही फेस में एक ही साइड के एंड पॉइंट पे टर्मिनल है। मतलब टर्मिनल बदल देने से हमारी जो समझ बनी, अगर टर्मिनल की लोकेशन बदलते हैं तो सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी बदल रहा है। एक तो ये भी सीखने को मिला। वही 12 रेजिस्टेंस है, हर बार अलग आंसर आ रहा है। अगर आपके टर्मिनल की लोकेशन बदलती है तो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बदलता है। तो ट्यूब के तीनों सवाल काफी बढ़िया माने जाते हैं। 2 बता दिए हैं मैंने, तीसरा पूरा सर्किट समझा दिया है।
अब आप इसे खुद करें, नहीं कर पाएंगे तो लास्ट में फिर एससी वर्मा सर की बुक में तो है ही सॉल्व एग्जाम्पल में, वहां देख लेना भाई, लेकिन कोशिश करना पहले, अब इतना बताने के बाद खुद करें। चलिए ठीक है, इतना ही करते हैं। अब आपकी मेहनत है, आप और चेक कर सकते हैं इसमें। थैंक यू। Thank you, sir.